नमस्कार। आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम रणनीति श्रृंखला के अंतर्गत प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में चर्चा करेंगे। हमारी ये चर्चा मुख्य रूप से प्रारंभिक परीक्षा पर केंद्रित होगी। और क्यों यह केंद्रित होगी प्रारंभिक परीक्षा पर? क्योंकि प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो प्रत्यक्ष रूप से संबंध है सिविल सेवा परीक्षा के अंतर्गत, वो प्रारंभिक परीक्षा के साथ में ही दिखाई पड़ता है। मैं अगर आपको यहाँ पर पाठ्यक्रम दिखाऊं तो प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत इतिहास विषय का जो पाठ्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। साफ साफ लिखा है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का इतिहास, अब ये अपने आप में एक अस्पष्ट शब्द है और यहां पर लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये बात तो स्पष्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब आधुनिक भारतीय इतिहास की बात हो गई। और भारत का इतिहास, अब इसके अंदर में प्राचीन भारतीय इतिहास आता है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास आता है, आधुनिक भारतीय इतिहास आता है, भारतीय विरासत और संस्कृति, जिसे प्रसिद्ध रूप में कला और संस्कृति कह दिया जाता है, उसके विषय भी आते हैं। तो अब यहां पर समझने की जरूरत है कि आखिर प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कौन कौन से खंड महत्वपूर्ण हैं, किस तरह से यहां पर प्रश्नों की संख्या हमारे सामने आती है, और अगर क्या इसका इस्तेमाल हम मुख्य परीक्षा के अंदर में कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो फिर किस तरह से कर सकते हैं। क्या यह खंड कला और संस्कृति के अंदर में हमारे किसी काम आ सकता है? तो ये सारे जो प्रश्न हैं ये अभ्यर्थियों के मन में रहते हैं और इन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए ही हम लोग यहां पर मिल रहे हैं। सबसे पहले कार्य करते हैं, इस बात को देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास, प्रारंभिक परीक्षा के अंदर में इसका भारांक क्या है। हमें लगभग कितने प्रश्न यहां पर देखने को मिलते हैं प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत। तो इस बात को समझने के लिए हमने 2015 से लेकर के 2022 तक जो प्रश्न यहां पर आए हैं उनको यहां पर जोड़ा है। देखिए, प्रश्नों की संख्या को लेकर के बहुत तनाव मत लीजिएगा, क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास कला और संस्कृति के खंड के साथ में बहुत गंभीर रूप से जुड़ते हैं। और ऐसे में यहां पर होता यह है कि कुछ प्रश्न, कुछ अध्यापक, कुछ संस्थान वो उनको कला और संस्कृति के साथ में जोड़ करके देख सकते हैं। और ऐसे में जो अभ्यर्थी होते हैं, परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी होते हैं, उनको लगता है कि ये प्रश्नों की संख्या बदल कैसे गई। तो इस संबंध में मैंने आपको इसीलिए कहा कि आपको बहुत तनाव नहीं लेना है। प्रश्नों की संख्या में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो 2015 में हमें यहां पर 2 प्रश्न दिखाई पड़े, 2016 में 4 प्राचीन भारतीय इतिहास से, 17 में 2, 18 में 3, 19 में 2, 20 में 3, 21 में 3, 22 में 2 प्रश्न। तो लगभग हम यहां पर इस बात को देख रहे हैं बहुत आराम से कि 2 से 3 प्रश्न यहां पर हमें दिख रहे हैं। कई बार यहां पर 4 प्रश्न भी बता दिए जाते हैं, या 3 से 4 प्रश्नों की बात भी हो जाती है। और वो क्यों हो जाती है? मैंने बताया, कला और संस्कृति वाले खंड को जोड़ लिया जाता है। कुछ एक प्रश्न उनको कला संस्कृति में रखा जाए या प्राचीन भारतीय इतिहास में रखा जाए, इस पर मतभेद हो सकते हैं। ऐसे ही आप अगर देखें तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में यहां पर 2015 में हमें 3 प्रश्न दिखे, 16 में हमें 3 प्रश्न दिखे, 17 में हमने यहां पर 1 प्रश्न देखा, 18 में 1, 19 में 4, 20 में 2, 21 में 3, 22 में 4। और यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो 3, 3, फिर 1, 1 है, फिर यहां पर 4, 2, फिर 3, 4, और लगभग यहां पर भी हमें 3 से 4 प्रश्न या 2 प्रश्न देखने को मिल ही रहे हैं। तो हम एक कार्य करते हैं, प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जोड़ लेते हैं
और इन दोनों को अगर हम जोड़ लें तो 6 से 7 प्रश्न तो हमारे सामने हमें लगभग देखने को मिल रहे हैं। अब 6 से 7 प्रश्न हमारे सामने अगर यहां पर आ रहे हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि लगभग 12 से 14 अंक यहां पर ये हो गए। कई बार जो अभ्यर्थी हैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले, वो लोग करते क्या है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास को मैं अगर एकदम स्पष्ट रूप से आपको बताऊं तो इस खंड को एकदम उपेक्षित कर देते हैं कि इसकी तैयारी क्यों करनी है। यहां से प्रश्न बहुत कम निकलते हैं, लेकिन अगर आप आंकड़े देखें तो हमें यहां से 2, 3, 4 इस रेंज में प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और देखिए, सिविल सेवा परीक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण खंड है, जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबसे मुश्किल हिस्सा है, वो है प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा अगर आप उत्तीर्ण कर लेते हैं तो एक बार अभ्यास के माध्यम से, अपने रणनीति को बेहतर करके आप मुख्य परीक्षा के अंदर में सफलता अर्जित कर सकते हैं। कई बार हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि अतीत में परीक्षा क्लियर कर चुके हैं, इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, और कई बार वो प्रारंभिक परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रतिस्पर्धा है वो बहुत अधिक है। ऐसे में एक एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो खास तौर पर मध्यकालीन भारतीय इतिहास एक ऐसा खंड रहता है जहां पर जो प्रश्न हमें दिखते हैं, इनको थोड़ी सी मेहनत के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखता हूं। आप उन प्रश्नों को देखिए और उन प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ प्रश्न देखते हैं, फिर कुछ प्रश्न हम लोग देखते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के, और ये जो अंतर है, ये अंतर आपको अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। आप यहां पर देखें, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जैन सिद्धांतों के अनुरूप है। अब देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये संघ लोक सेवा आयोग के काफी प्रिय विषयों में से एक है। अब पहला कथन है, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। अगला है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण ही हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब जरा समझिएगा, अगर आप यहां पर इन तीनों कथनों को देखें तो दूसरा तो अपने आप आराम से सही है, क्योंकि जैन धर्म को हम जब देखते हैं तो जैन धर्म के अंदर में यह उसके मूल सिद्धांतों में आता है कि चाहे कोई जीव कैसा भी हो, पत्थर हो, छोटे से छोटा हो, बड़ा हो, मैंने पत्थर भी बोला है, तो हर कण में आत्मा है। अब देखिए, इसके लिए आपको जैन धर्म की जो फिलॉसफी है, जो उसका दर्शन है, उस पर एकदम आपको बहुत गहराई से अपना ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत मूलभूत बात आपसे यहां पर पूछी गई है। अब इसके अलावा अगर आप यहां पर देखें पहले कथन को, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, और आप तीसरा कथन देखिए, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, पहला और तीसरा। कर्म आत्मा का विनाशक है और इसका अवश्य अंत करना चाहिए। और यहां पर बात क्या हो रही है, कर्म को विनष्ट मतलब उसका नाश करने के लिए। हम जब भी जैन धर्म को पढ़ते हैं तो एक बहुत मूलभूत बात हमारे सामने आती है कि जैन धर्म काया क्लेश इस सिद्धांत में बहुत अधिक यकीन करता है। मतलब कि तपस्या के माध्यम से जो हम कर्म कर रहे हैं, जो कर्मों का आवरण हमारी आत्मा के इर्द गिर्द बन रहा है, उसको समाप्त किया जाए। और बौद्ध धर्म को हम जब देखते हैं तो वहां पर शरीर को अत्यधिक कष्ट देने की जो अवधारणा है, इससे परहेज किया गया है, और वहां पर हम मध्यम मार्ग को देखते हैं बौद्ध धर्म के अंदर में। तो जैन और बौद्ध धर्म के बीच में जब अंतर भी हम देखते हैं तो अंतर भी इस आधार पर हम करते हैं। तो यहां से यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि अगर हम मूलभूत बातें जानते हैं जैन धर्म के दर्शन के विषय में, और यह बिल्कुल आधारभूत बात है,
और अगर कोई विद्यार्थी इन शब्दों के अर्थ समझ रहा है तो इन शब्दों के अर्थों का इस्तेमाल करके बहुत आराम से इस प्रश्न को किया जा सकता था। तो अगर आप यहां पर ध्यान दें तो ये प्रश्न अनुप्रयोग आधारित है, अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशन बेस्ड है, जहां पर दर्शन का इस्तेमाल किया गया है और डी इसका सही जवाब हो जाता है। यहां से आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक प्रश्न और देखें तो प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम मतलब जबरदस्ती किया गया श्रम, करवाया गया श्रम या बॉन्डेड लेबर आप कह ले। देखिए, कई बार प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी में ऐसे कई मुश्किल शब्द आते हैं जिनका अर्थ समझने में समस्या होती है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूं कि आप ऐसे मामलों में एक बार जो अंग्रेजी संस्करण है उसको देख लें। ये आपकी सुविधा के लिए है। और वैसे भी चयन के बाद में, परीक्षा में सफलता अर्जित करने के बाद बहुत सारे ऐसे कार्य होंगे जिसमें अंग्रेजी भाषा का आपको प्रयोग करना ही पड़ेगा। इसके अलावा सीसैट के अंदर में भी कॉम्प्रिहेंशन आप देखते ही हैं, वहां भी इंग्लिश आपके सामने आती ही है। मुख्य परीक्षा में भी आप कंपलसरी इंग्लिश को देखते ही हैं। तो भाषा से बहुत अलगाव मत रखिए, आपका माध्यम कुछ भी हो। ऐसे में अगर हमको पता है कि कहां पर समस्या होती है तो उस समस्या के समाधान के ऊपर में हम समय लगा लेंगे, ना कि क्रांति करने निकल जाएंगे कि नहीं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस समस्या का पूर्ण रूप से समाधान होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, अनुवाद की समस्या का समाधान होना चाहिए। लेकिन यह इतना बड़ा विषय हो जाता है कि आपके स्तर पर इसको एकदम से सुलझाना वो संभव नहीं रहता है। तो ऐसे में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? अगर हमको पता है कि यह समस्या है तो हम अपने आप उसका समाधान निकालने की तरफ निकल जाएंगे। ओके, तो मैंने यहां पर आपको बताया कि अगर कुछ मुश्किल शब्द आपको हिंदी में दिख जाते हैं कई बार, तो आप उसका अंग्रेजी संस्करण देख सकते हैं। अब यहां पर आप देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप यहां देखें, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। आगे देखिए, यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। जरा समझिएगा, दरअसल अगर आप यहां पर इसको देखें तो ये एक प्रकार का एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि पूर्णतः अविद्यमान। और इतिहास विषय को हम जब पढ़ते हैं तो हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स ये अक्सर हमें गलत देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां पर मैं ये बात और स्पष्ट कर दूं कि ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन अक्सर यह हमें देखने को मिलता है। और यहां पर भी अगर आप ये देखें तो ये वाला जो कथन है ये गलत है। अब अगर आप यहां पर सी को देखें, इस कथन को देखें, यहां क्या लिखा है? साप्ताहिक मजदूरी का हकदार था। अब जरा आप समझिए कि अगर बलात् श्रम करवाया जा रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो व्यक्ति यहां पर बलात् श्रम कर रहा है, इसने जो इसका मालिक है उससे कुछ लिया होगा या उसको कुछ देना होगा इसको, तभी तो इससे जबरदस्ती श्रम करवाया जा रहा है। तो ऐसे में साप्ताहिक मजदूरी का जो विषय यहां पर है, तो अगर मजदूरी मिल रही है तो फिर बलात् श्रम किस बात का? ये तो विरोधाभास हो गया ना, विरोध हो गया दोनों कथनों में। और ये वाला भी क्या है? गलत है। इसके अलावा जो बलात् श्रमिक होते हैं वहां पर जो पूरा परिवार होता है वही इसके दायरे में आ जाता है। तो ऐसे में यह कहना कि बड़े बेटे को ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था, तो ये तो सामूहिक है। तो ऐसे में किसी एक के ऊपर में इसकी जिम्मेदारी को डाला नहीं जा सकता है, सबके ऊपर है जिम्मेदारी ये तो।
और अंत में आप यहां पर देखें कि जब बी सी डी गलत हो गए तो फिर ए ही बचा। दरअसल राज्य के लिए यह आय के एक स्रोत के रूप में भी हुआ करता था, और ऐसे क्षेत्र खास तौर पर अगर बताऊं मैं आपको, काठियावाड़ के क्षेत्र, मध्य प्रदेश का जो मालवा वाला क्षेत्र है वहां पर तो विष्टि विशेष रूप से प्रचलित थी कि जहां पर लोग कर अन्य रूपों में नहीं चुका पाते थे तो राज्य उनसे बलात् श्रम के रूप में कर वसूलता था। यह राज्य के लिए एक आय का स्रोत हुआ करता था, तो इस रूप में भी इसका इस्तेमाल होता था। आप यहां पर देखें तो यहां पर ये जो प्रश्न है ये शब्दावली पर आधारित है, राइट। तो अगर ये शब्दावली स्पष्ट है तो कोई समस्या नहीं थी। आगे आप देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। अगला है, इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, हम जब बारूद की बात करते हैं तो बड़ा मतभेद रहता है यहां पर, लेकिन मैं आपको यहां पर स्पष्ट कर दूं कि भारत में जो बारूद का प्रयोग है, जो इसका इस्तेमाल है, बारूद का इस्तेमाल विजयनगर राज्य और बहमनी राज्य के मध्य पहले ही किया जा चुका था इनके बीच के युद्धों में। और बारूद के बारे में जानकारी कैसे मिल रही थी? हम सभी इस बात को जानते हैं कि अरब व्यापारी ये विशेष रूप से मसालों के व्यापार के लिए भारत के अंदर में जो हमारा केरल का क्षेत्र है, जो मालाबार का क्षेत्र है, यहां आते रहते थे, और इसके माध्यम से हमें बारूद की जानकारी पहले से ही मिल चुकी थी और इसका इस्तेमाल भी हो चुका था। बाबर ने सिर्फ यह किया है कि इसके प्रयोग को प्रसिद्ध किया है। उत्तर भारत के अंदर में तोपों के अंदर में इसका प्रयोग किया गया है। तो ऐसे में जो पहला वाला हमारा यहाँ पर ये कथन है ये गलत है। और अगर आप यहाँ पर विकल्पों को ध्यान से देखें तो पहला यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ऐसे में ये सारे गलत हो जाते हैं और बी इसका सही जवाब है। हालांकि 2022 की अगर प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो आप देखें तो वहां पर संघ लोक सेवा आयोग ने एक नया प्रयोग कर दिया है कि एलिमिनेशन के तरीके से हम जिन प्रश्नों को बना ले रहे थे, अब वहां पर एक युग्म सही है, 2 युग्म सही है, 3 युग्म सही है, इस तरीके से कर दिया है। तो थोड़ा सा उन्होंने विकल्पों को मुश्किल बनाया है और इस बात का संदेश दे दिया है कि हम इन विकल्पों को मुश्किल बना सकते हैं इस प्रकार से। हालांकि ऐसा नहीं था कि एलिमिनेशन से प्रश्न इस बार नहीं बन रहे थे, इस बार भी बन रहे थे। ओके, अब यहां पर आप देखें अगर दूसरे कथन को, तो स्थापत्य कला में मध्यकाल में बड़े बदलाव हुए हैं। मेहराब और गुंबद हम जब बनाने की बात करते हैं तो मुख्य रूप से इनका जो आरंभ है यह मध्यकाल में हुआ है, लेकिन बाबर के आने से पहले ही इसको हम देख लेते हैं और इसे हम कहां से जोड़ते हैं? दिल्ली सल्तनत के दौर से। तो ऐसे में यह भी गलत है। और तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई। हम जब बाबर को देखते हैं तो वो चंगेज खान और तैमूर मध्य एशिया के अंदर में 2 बड़े शासक, एक बड़े साम्राज्य के निर्माण करता, इन दोनों के राजवंशों से वो जुड़ा हुआ है। मां की तरफ से चंगेज खान से और अपने पिता की तरफ से तैमूर से। और आप लोग अगर यहां पर बहुत ध्यान से देखें तो कला और संस्कृति के अंदर भी हम चित्रकला के अंदर में एक चित्र देखते हैं जो कि आप पढ़ते भी हैं, जहां पर बाबर और उसके जो वंशज हैं वो एक चित्र बनवाते थे जहां पर तैमूर के साथ में उनके संबंध को दिखाया जाता था कि यहां पर तैमूर बैठा है, फिर बाबर के पिता बैठे हैं, बाबर बैठा है, बाद में फिर हुमायूं आ जाएगा, फिर इस तरीके से अकबर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर तैमूर के साथ में अपने संबंधों को दिखाने वाले चित्र बनवाते थे। तो ऐसे में यहां पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि तीसरा वाला सही है। अगर आप इसको देखें तो यह प्रश्न कोई
ऐसा प्रश्न नहीं है कि बहुत मुश्किल प्रश्न पूछ दिया गया, और जो मानक पुस्तकें हैं सिर्फ उनके अध्ययन से ही इसको बहुत आराम से हल किया जा सकता था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से सामंती व्यवस्था का के अनिवार्य तत्व हैं? पहला कथन है, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। इसके बाद है, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। हम जब मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं और इसमें पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा होती है, तो यहां पर हमें राजनीति के अंदर में सामंती व्यवस्था विशेष रूप से देखने को मिलती है। अब जब सामंती व्यवस्था को हम देखते हैं तो यहां पर एक खास विषय हमें यह देखने को मिलता है सामंती व्यवस्था के अंतर्गत कि जो केंद्रीय सत्ता है वो हमेशा कमजोर दिखाई पड़ती है और जो अधीनस्थ शासक हैं वो थोड़ा अधिक मजबूत दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा सामंती व्यवस्था के अंतर्गत हमें भूमि संबंधों के निर्धारण के अंदर में दिखाई पड़ती है कि जो राजा है वो भूमि का दान करता है अपने अधीनस्थों को, अपने सामंतों को, और इस प्रकार से स्वामी और दास का एक संबंध बनता है। अब अगर आप यहां पहला कथन देखें तो वहां क्या लिखा है, अत्यंत सशक्त अर्थात मजबूत केंद्रीय राजनीतिक सत्ता। तो पहला वाला कथन अगर आप देखें तो ये सीधे सीधे गलत है। इसके अलावा भूमि के नियंत्रण और स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, बिल्कुल सही बात है। सामंत और उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, बिल्कुल सही है, और ऐसे में बी इसका सही जवाब हो जाता है। अब यहां पर आप देखें तो प्रश्न का जो थीम है वो सामंती व्यवस्था की विशेषताएं आपसे पूछ ली गई, और ये अपने आप में एक प्रशासनिक शब्दावली का हिस्सा हो जाता है, एक प्रशासनिक अवधारणा का विषय हो जाता है। हम लगातार यहां पर किस प्रकार के प्रश्न देख रहे हैं? शब्दावली आधारित प्रश्न देख रहे हैं। इसके अलावा हम प्रश्न देख रहे हैं कि जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन किस तरीके से किया जा रहा है, अनुप्रयोग किस तरीके से किया जा रहा है, वहां से प्रश्न बन जा रहा है। इसके अलावा आप यहां पर देखें, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? हम जब अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों को पढ़ना शुरू करते हैं तो दिल्ली के बाजारों में अनाजों की जो आपूर्ति है वो समय से होती रहे, इसके लिए बंजारों के साथ में अनुबंध किए गए थे। हम जानते हैं कि बंजारे समय के अनुसार साल में एक निश्चित समय में अलग अलग स्थानों की यात्राएं करते हैं कि मान लीजिए गर्मियां हैं तो गर्मियों के दौरान वो ए से बी स्थान पर चले गए, और सर्दियां आई तो बी से ए की तरफ फिर चले आए, और ऐसे में वो अलग अलग स्थानों से गुजरते हैं और उन्हें यह पता रहता है कहां पर कौन सी वस्तु की कमी है, कहां पर किस वस्तु की मांग रहती है, क्योंकि वो हर साल वहां से गुजरते हैं और इस तरीके से व्यापार के माध्यम से वो अपनी आजीविका भी चलाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों की इसी प्रवृत्ति का इस्तेमाल करने का निर्णय किया, और यहां पर बंजारे एक व्यापारी की भूमिका निभाते हुए हमें दिख जाते हैं। तो आर्थिक शब्दावली में हम चले गए, आर्थिक सुधारों में हम चले गए, जिसके अंतर्गत बाजार सुधार आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली सल्तनत के दौरान। इन प्रश्नों को देखने के बाद एक बात जो स्पष्ट हुई, वो बात यह स्पष्ट हुई कि ये प्रश्न या तो अवधारणा आधारित हैं, या तो ये प्रश्न अनुप्रयोग आधारित हैं, एप्लीकेशन बेस्ड हैं, या तो हमने यहां पर देखा कोई तथ्य है। और अक्सर हम इस बात को देख रहे हैं कि वो तथ्य या तो
किसी अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है या तो किसी एप्लीकेशन के साथ में जुड़ा हुआ है। और अब अगर हम यहां पर प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो विषय हैं इनका बड़े पैमाने पर विभाजन करें तो इसे हम कला और संस्कृति के विषय और गैर कला और संस्कृति के विषय, इन दो थीम्स के अंदर में विभाजित कर सकते हैं। क्योंकि जब आप कला और संस्कृति के खंड को पढ़ते हैं तो वहां पर आपको प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए विषय ही दिखाई पड़ते हैं। और अब जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का संबंध कला और संस्कृति के खंड के साथ में स्थापित कर रहा हूं। और कला और संस्कृति का खंड जो कि प्रारंभिक परीक्षा में भी हमारे लिए उपयोगी है और मुख्य परीक्षा में भी हमारे लिए उपयोगी है, दोनों जगह हमारे लिए उपयोगी रहता है। जरा आप समझिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि पाल काल के अंदर में लघु चित्रकला का विकास हुआ, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पाल काल क्या था। और अगर मैं आपसे कहूं कि पाल काल में लघु चित्रकला का विकास हुआ और इसमें जो तारा की आकृतियां हैं वो खूब बनाई गई, तो अगर जिस बच्चे को यह पता है कि अच्छा पाल काल की बात हो रही है तो इस वंश का संस्थापक गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था और पाल राजवंश भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर में बौद्ध धर्म के अंतिम संरक्षकों में से एक है और इन्हीं के संरक्षण में वज्रयान शाखा का विकास हुआ था जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। और वज्रयान शाखा के अंदर में ही हम देवी तारा को देखते हैं। तो लघु चित्रकला के अंदर में अगर देवी तारा की आकृतियां बन रही हैं तो संपर्क बन गया, लिंक बन गया पूरा। देखिए, इसी चीज को हमें समझना होता है। मैं एक उदाहरण आपको और देता हूं। अशोक ने स्तंभ बनवाए, अभिलेख बनवाए, अपने ने स्तंभों के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से जनता के नाम पर संदेश दिए उसने। अब इन्हीं स्तंभों का अपना एक स्थापत्य भी तो है। तो अशोक के स्तंभ आपने पढ़े प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर में, और उन स्तंभों का जो स्थापत्य है वो कहां चला गया? कला और संस्कृति में। थोड़ा अगर और पीछे चलें और सिंधु घाटी सभ्यता को देखें या हड़प्पा सभ्यता को देखें, तो हड़प्पा सभ्यता में हम नगर नियोजन को पढ़ते हैं और नगर नियोजन को उठा करके हम उनके प्रशासन के साथ में जोड़ते हैं। और नगर नियोजन की बात करते हुए महान स्नानागार की बात होती है। अब महान स्नानागार नगर नियोजन के साथ में जुड़ गया और महान स्नानागार को जो बनाने में सामग्री का प्रयोग हुआ, जिस प्रकार से उसको बनाया गया, वो स्थापत्य का हिस्सा हो गया। कांसे की नर्तकी की मूर्ति देखते हैं तो उसको हम संस्कृति के साथ में जोड़ देते हैं, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर में हम गैर कला और संस्कृति के विषय के साथ में जोड़ लेते हैं। लेकिन वो नर्तकी की मूर्ति किस प्रकार से बनाई गई, बनाने की विधि क्या है, वो किस मुद्रा में खड़ी है, त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है, अब ये मूर्तिकला का विषय हो गया। तो ऐसे में यहां पर रहता क्या है कि कला और संस्कृति के विषयों की बात करते हुए हम जो स्थापत्य के विषय हैं इनको अलग कर देते हैं, जो मूर्तिकला के विषय हैं हम इन्हें अलग कर देते हैं, चित्रकला के जो विषय हैं प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम इनको अलग कर देते हैं। ऐसे ही जो साहित्य के विषय हैं ये कला और संस्कृति के साथ में ही आकर के जुड़ते हैं। और साहित्य की हम बात करें तो प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने का एक बड़ा स्रोत भी रहता है। अब आप पढ़ रहे हैं विषय मौर्य वंश, तो मौर्य वंश की जानकारी हमको कैसे मिली? पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत के अंदर में हम अशोक के जो अभिलेख हैं उनको देख लेते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। साहित्यिक स्रोत के अंदर में अर्थशास्त्र की बात कर लेते हैं, इंडिका की बात कर लेते हैं और भी अन्य ग्रंथों की बात कर लेते हैं।
तो अब ऐसे में मौर्य वंश को पढ़ते हुए इनके साथ में जुड़ा हुआ हमने साहित्य देख लिया, पुरातत्व के विषय देख लिए, तो इनके संबंध में जो एक अच्छी अवधारणा आपकी विकसित होती है वो तब विकसित होती है जब आप मौर्य काल के विषय में जानकारी देने वाला साहित्य, चाहे वो उनके समय में लिखा गया हो चाहे बाद के समय में लिखा गया हो, जब इसको आप मौर्य वंश पढ़ते हुए ही देख लेंगे तो उपयोगिता भी आपको समझ में आ जाती है। और एक बार आपको उपयोगिता समझ में आ गई तो फिर आप इस साहित्य के विषय का इस्तेमाल प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर तो कर ही सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल जो कला और संस्कृति का खंड है वहां पर भी कर सकते हैं। जैसे मध्यकाल में आप आओ तो यहां पर फारसी भाषा में बहुत साहित्य लिखा गया, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब अगर आप यहां पर देखें तो जब औरंगजेब का आगमन होता है तो उसने दरबारी इतिहास लेखन पर पाबंदी लगा दी। तो क्या औरंगजेब के समय में इतिहास लेखन नहीं किया गया? किया गया, चोरी छिपे ही हुआ, लेकिन हुआ। भीमसेन बुरहानपुरी जैसे लोग हमारे सामने आते हैं और औरंगजेब के समय में जो नीतियां हैं उनके ऊपर प्रकाश डालते हैं। औरंगजेब की नीतियों पर, खास तौर पर धार्मिक नीतियों के संदर्भ में भीमसेन बुरहानपुरी अधिक बात नहीं करते। लेकिन आप जब बाद के समय में देखें, अंग्रेजों का जब आगमन होता है तो यहां पर हम देखते हैं कि औरंगजेब की जो धार्मिक नीति है उस पर ही अधिक ध्यान दिया गया है। तो अब हम औरंगजेब के समय में जो इतिहास लिखा गया, जो बाद में इतिहास लिखा गया औरंगजेब के विषय में, हम तुलना करनी शुरू करते हैं और औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करना शुरू करते हैं। ये इस तरीके से हम विषयों को अलग अलग करते हैं, उनके महत्व को देखते हैं। अगर हम गैर कला और संस्कृति के विषय देखें तो इसके अंदर में मुख्य रूप से हम बात करते हैं राजनीति की। इसके अलावा हम यहां पर बात कर लेते हैं प्रशासन की, हम यहां बात करते हैं आर्थिक स्थिति की, हम यहां पर बात करते हैं समाज की। तो इस तरीके से प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास को हम अलग अलग करके देखते हैं। और अगर यह विषय आपको समझ में आ रहा है तो इन दोनों खंडों की जो उपयोगिता है, ये उपयोगिता आपको और स्पष्ट हो रही होगी। और जो बात मैं हमेशा कहता हूं कि अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए पाठ्यक्रम को अलग अलग तरीके से बताया गया है, लेकिन वास्तव में सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम इस तरीके से है, वृत्ताकार। इसमें एक विषय अपने अंदर तो छोटे छोटे विषयों से जुड़ा ही हुआ है, लेकिन एक विषय अन्य विषयों के साथ में भी जुड़ा हुआ है। तो विषय के अंदर भी संबंध है और अन्य विषयों के साथ में भी हमें संबंध देखने को मिलता है। आप यहां पर आगे देखिए, अगर मैं अब महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखूं तो कौन कौन से विषय यहां पर पढ़ने होते हैं, तो मैं अभी बात कर रहा था आपसे स्रोतों की। स्रोत एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहते हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। पाषाण काल, पाषाण काल की बात करते हुए विशेष रूप से जो समय हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण रहता है, जहां से एक बड़ा परिवर्तन आरंभ होता है मानव के जीवन में, मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल के अंदर में जो परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो पशुपालन की धुंधली सी शुरुआत हो, कृषि की एक धुंधली सी शुरुआत हो, यही सारी की सारी चीजें हमें आगे बेहतर रूप में दिखाई पड़ती हैं नवपाषाण काल में। और इसीलिए तो देखिए, कुछ इतिहासकार, खासतौर पर गार्डन चाइल्ड, वो कहते हैं कि नवपाषाण काल में जो परिवर्तन हुए वो क्रांतिकारी परिवर्तन है। हालांकि यहां पक्ष है, विपक्ष है। और वर्तमान में हम नवपाषाण काल में जो परिवर्तन हुए उन्हें क्रांति के रूप में स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये महज मात्रात्मक परिवर्तन है, गुणात्मक परिवर्तन नहीं थे मध्य पाषाण काल से तुलना करते हुए। इसके अलावा हम मृद भांड या जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। अब अक्सर विद्यार्थी
मृद भांडों को बड़ा जटिल विषय मान करके, बड़ा मुश्किल विषय मान करके बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि यहां पर प्रश्नों को बनाने की प्रवृत्ति क्या है। अब अगर मान लीजिए एक प्रश्न आपके सामने आ गया कि उत्तरी काला पॉलिशदार मृदभांड, ठीक है। तो अक्सर जो प्रश्न हमारे सामने बनते हैं वो बर्तन की विशेषताओं से बहुत कम प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। प्रश्न बनते हैं कि ये जो बर्तन है मिट्टी का, ये जिस काल से संबंधित है उस काल की विशेषताएं क्या थी। और इस बर्तन को हम जोड़ करके देखते हैं महाजनपद काल से, इसको हम जोड़ करके देखते हैं मौर्य काल से। और अगर यह प्रश्न आ गया कि उत्तरी काला पॉलिशदार मृदभांड इस समय में सिंधु नदी की घाटी के अंदर में नगरीकरण हमें देखने को मिलता है, तो बहुत सीधी सी बात है कि यह कथन गलत हो गया। क्योंकि अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो उत्तरी काला पॉलिशदार मृदभांड ये जुड़ा हुआ है किसके साथ में? महाजनपद काल के साथ में मुख्य रूप से, और मौर्य काल के साथ में मुख्य रूप से। और सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का पतन बहुत पहले इससे हो चुका था, करीब 1800-1900 ईसा पूर्व के आसपास। और ये बर्तन के दर्शन हमें होने शुरू होते हैं करीब 600 से 500 ईसा पूर्व के आसपास। दोनों में अंतर है। इस समय जो नगरीकरण हमें देखने को मिलता है वो गंगा घाटी में देखने को मिलता है, जो कि दूसरे नगरीकरण के तौर पर हमें देखने को मिलता है भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर में। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति, इनको जोड़ करके प्रश्न हमारे सामने उठते हैं बहुत बार। इसी तरीके से हम देखते हैं बौद्ध और जैन धर्म, ये दो और बड़े विषय रहते हैं। इसके साथ में मौर्य और उत्तर मौर्य काल में राजनीति और प्रशासन किस तरीके से आगे बढ़ी, गुप्त और उत्तर गुप्त काल में राजनीति और प्रशासन में क्या बदलाव हुए, शब्दावली और समय का क्रम। देखिए, प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ते हुए अगर हम विभिन्न राजवंशों का जो समय का क्रम है कि किस क्रम में इन्होंने शासन किया, अब यहां पर ध्यान रखिएगा मैं क्रम की बात कर रहा हूं और यहां समय लिखा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें यहां पर ईयर याद करने हैं, नहीं, वो नहीं करना है। हमें यह पता होना चाहिए कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता पहले है, वैदिक संस्कृति बाद में है, फिर महाजनपद काल, फिर उसके बाद मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल। उत्तर मौर्य काल में अलग अलग राजवंश हमें देखने को मिलते हैं। हम शुंग वंश को देखते हैं, कर्ण वंश को देखते हैं उत्तर भारत की तरफ, विदेशियों के आक्रमण देखते हैं, हिंद, यूनानी, शक, कुषाण, पार्थियन या पहलव। हम दक्कन की तरफ सातवाहनों के उदय को देखते हैं। सातवाहनों के बाद किस तरीके से यहां पर वाकाटकों का, आभीरों का, इक्ष्वाकुओं का उदय हुआ और उन्होंने कला और संस्कृति के क्षेत्र में क्या योगदान दिए। जब इनको जोड़ देते हैं तो यह बहुत उपयोगी हो जाता है। तो अगर समय का क्रम, मतलब समय के क्रम का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग राजवंश कब कब दिखाई पड़ते हैं, किस क्रम में आते हैं, अगर वो क्रम स्पष्ट रहता है तो यहां पर एक हद तक आपका कार्य आसान हो जाता है। ऐसे ही आप यहां पर देखिए कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंदर में कौन कौन से विषय रहते हैं। तो पूर्व मध्यकालीन राजनीति, मुख्य रूप से त्रिपक्षीय संघर्ष, जहां पर बंगाल के अंदर में हम पाल राजवंश को देखते हैं, मध्य भारत में हम गुर्जर प्रतिहार राजवंश को देखते हैं, राजस्थान तक इनका प्रभाव है। हम राष्ट्रकूट राजवंश को देखते हैं, जो कि उत्तरी कर्नाटक में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में उनका प्रभाव देखने को मिलता है। और किस प्रकार से कन्नौज की सत्ता के लिए ये सब आपस में लड़ रहे थे, और यहां से एक राजनीतिक निर्वात पैदा होता है जिसने अरबों के आक्रमण के लिए एक माहौल तैयार किया। इसके अलावा हम तुर्कों के आक्रमण को देखते हैं, फिर राजपूतों की उत्पत्ति को देखते हैं,
जो कि आगे चल करके दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के अंदर में एक बड़े राजनीतिक खिलाड़ी के तौर पर हमें देखने को मिलेंगे। दिल्ली सल्तनत की बात करते हुए हम यहां पर 5 राजवंशों की बात करते हैं और दिल्ली सल्तनत के ऊपर में शुरुआत में अगर आप देखो तो कम से कम 125 से 130 साल तक दिल्ली सल्तनत ने मंगोल आक्रमण के खतरे को झेला और अलाउद्दीन खिलजी ने इस खतरे को सबसे बड़े पैमाने पर देखा। और यह ऐसे ही नहीं है, संघ लोक सेवा आयोग ने पिछले कुछ वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा के दौरान मंगोल आक्रमण से प्रश्न पूछे हैं और इस वर्ष भी 2022 में भी हमने ऐसे एक प्रश्न को देखा। तो अब आपको महत्व समझ में आ रहा है। और जो मानक पुस्तकें हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संबंध में, वहां पर भी आपको मंगोल आक्रमण का जिक्र देखने को मिलता ही मिलता है। इसके अलावा मुगल काल एक और बड़ा महत्वपूर्ण विषय। इसके अलावा राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति, इनसे जुड़े हुए शब्दावली, जैसे मीर बख्शी एक बड़ा महत्वपूर्ण ओहदा हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत में आप आइए तो राजस्व के अंदर में आमिल, ऐसे ही प्रशासन में इक्ता, मनसबदारी, ऐसे ही जब्ती व्यवस्था। तो ये कोई सैन्य शब्दावली है, प्रशासन के शब्दावली है, कोई राजनीतिक शब्द है, कोई आर्थिक शब्द है। तो इनको अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें न केवल इसका लाभ राजनीति में, प्रशासन में मिलता है, न केवल अर्थव्यवस्था में मिलता है, न केवल समाज और संस्कृति को समझने में मदद मिलती है, बल्कि ये प्रश्न भी हमारे हल हो जाते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जो मैंने आपके सामने रखे। इसके अलावा जो अगला विषय यहां पर रहता है वो रहता है अध्ययन के स्रोत क्या रहेंगे। तो अध्ययन के स्रोतों की हम जब बात करते हैं तो कक्षा 6 की इतिहास विषय की पाठ्यपुस्तक है ये, और कक्षा 12 में भाग 1 यहां पर इतिहास की जो पाठ्यपुस्तकें हैं 3 भागों में सामने आती हैं। इसी में भाग 1 का संबंध प्राचीन भारतीय इतिहास के साथ में है और एक बड़ी प्रसिद्ध मानक पुस्तक रामशरण शर्मा की भारत का प्राचीन इतिहास। अब आप अगर इन तीनों पुस्तकों को देखें तो ये दोनों नई एनसीईआरटी हैं और ये जो पुस्तक है ये हमारी वास्तव में ओल्ड एनसीईआरटी ही है। तो मैंने आपको स्रोत में क्या बताया, केवल एनसीईआरटी ही बताई है, नई और पुरानी। ऐसे ही आप देखें तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात करते हुए कक्षा 7, इसके अलावा कक्षा 12 में भाग 2 और सतीश चंद्रा, और ये भी वास्तव में क्या है, ओल्ड एनसीईआरटी ही है। अब यहां पर अगर मैं एनसीईआरटी के विषय में आपको कुछ बातें बताऊं तो नई और पुरानी एनसीईआरटी, इन दोनों में कुछ मूलभूत अंतर हमें देखने को मिलते हैं। इनको लिखने के तरीके में कुछ अंतर है। जो पुरानी एनसीईआरटी हम देखते हैं उसमें कथाक्रम के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है और यहां पर तथ्यों को भी थोड़ा विस्तार से बताया गया है। लेकिन अगर आप नई एनसीईआरटी को देखें पुरानी एनसीईआरटी की तुलना में, चाहे प्राचीन भारतीय इतिहास की हो, चाहे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की हो, चाहे आधुनिक भारतीय इतिहास की हो, तो नई एनसीईआरटी के अंदर में जो अवधारणात्मक समझ है इस पर अधिक ध्यान दिया गया है और एक विषय को दूसरे विषय के साथ जोड़ा गया है। इतिहास विषय को अन्य विषयों के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है, जो कि वास्तव में संघ लोक सेवा आयोग की मांग है। संघ लोक सेवा आयोग की जो अपेक्षा है अपने अभ्यर्थियों से, वो समय के साथ बदलती रहती है और हमें उस मांग को समझना होता है। लेकिन अब अगर आप स्वयं से कुछ प्रयास करना चाहते हैं तब भी मैं वहां पर आपको यह स्पष्ट कर रहा हूं कि आप इन दोनों एनसीईआरटीज के बीच के अंतर को ध्यान में रखें। अब एनसीईआरटी पढ़नी है नहीं पढ़नी है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास समय कितना है, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, अध्ययन की पृष्ठभूमि क्या है।
आप अगर साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, एक लंबा समय हो चुका है इतिहास को छोड़े हुए, कि शुरुआत में बस आपने 9-10 तक थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसके बाद से फिर एक लंबा गैप हो गया है, आधारभूत समझ गायब हो चुकी है और समय है आपके पास में, तो पढ़ना बनता है। आप इतिहास की पृष्ठभूमि से आ रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा यहां पर लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा आप एनसीईआरटी को खास तौर पर अगर मैं बात करूं, ये कक्षा 7 और कक्षा 12 की एनसीईआरटी और यहां पर कक्षा 6 और कक्षा 12 की एनसीईआरटी, इनके संबंध में तो ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके अध्यापक, आप जिनसे पढ़ रहे हैं, वो आपको सलाह क्या दे रहे हैं। तो यहां पर इन दोनों विषयों को हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता रहती है। हाँ, निश्चित रूप से ये बिल्कुल सही बात है कि ये दोनों किताबें एक स्टैंडर्ड बुक्स के रूप में अभी भी कार्य करती हैं, लेकिन मैंने दोनों एनसीईआरटीज के बीच के अंतर को आपको बता दिया है और जो नई एनसीईआरटी का महत्व है उसको भी स्पष्ट कर दिया है। यूपीएससी की मांग के साथ में, अपेक्षा के साथ कैसे जुड़ती हैं वो भी स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, अब यहां से आगे अगर हम बात करें तो हमारे अध्ययन की रणनीति क्या होनी चाहिए, आखिर इन पुस्तकों को कैसे पढ़ें, इस पाठ्यक्रम को किस तरीके से कवर करें, तो ये सारे के सारे विषय हैं जो कि हमें समझने पड़ते हैं। देखिए, अध्ययन की रणनीति की बात करते हुए सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं, मैं मान कर चल रहा हूं कि आप पढ़ रहे हैं, आप अगर एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी को पढ़ते हुए जो नई एनसीईआरटी है खास तौर पर, तो यहां पर जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, इसके अलावा जो उनके अनुप्रयोग हैं और जो यहां पर शब्दावली के विषय हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आप इनको पढ़ें। और पढ़ते हुए आप इस बात पर ध्यान रखें कि कौन सा विषय प्रशासन के साथ जुड़ रहा है, कौन सा विषय आर्थिक स्थितियों के साथ जुड़ रहा है। हम जब समाज को पढ़ रहे हैं तो वहां पर कौन कौन से विषय हमारे सामने आ रहे हैं। संस्कृति की बात करते हुए इन दोनों को हम जोड़ करके ही देखते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो उन्होंने इन विषयों का विभाजन किया हुआ है। किसी भी आप अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक हेडिंग देखने को मिलती है और उस हेडिंग को देख करके ही आप ये विभाजन कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं ये बातें बताता हूं तो बच्चों की तरफ से प्रश्न ये होता है कि सर ये विभाजन हम कैसे करेंगे, ये अंतर हम कैसे कर पाएंगे अपने स्तर पर। तो आप एनसीईआरटी के अंदर में जो हेडिंग दे रखी है उन हेडिंग के आधार पर इस विभाजन को बड़े आराम से समझ लेंगे। और एक बार नई एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद में आप इन चीजों को स्ट्रेंथन करें, इनको मजबूती प्रदान करें। जो मैंने आपसे बात की है सतीश चंद्र और राम शरण शर्मा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और प्राचीन भारतीय इतिहास की जो पुरानी एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं। अब नोट्स बनाते हुए आप अपने नोट्स को इन खंडों में विभाजित करके देखें कि राजनीतिक घटनाक्रम, प्रशासनिक घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, सामाजिक घटनाक्रम, इस तरीके से बांट दें। कला और संस्कृति के जो विषय आपको वहां पर दिखाई पड़ेंगे उनको एक अलग टेबल के साथ में जोड़ें और जब कला और संस्कृति के खंड को पढ़ें तो इन दोनों को जोड़ लें। फिर तो ऐसे में जो आपकी समझ है वो समझ बहुत बेहतर होगी और मुख्य परीक्षा के अंदर विशेष रूप से आप जब कला और संस्कृति के लिए उत्तर लिखते हैं तो आपका उत्तर अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली बन पड़ता है, क्योंकि आपकी आधारभूत समझ बेहतर हो जाती है। इसके अलावा एक जो अगला विषय आता है वो आता है कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में याद कैसे रखें इसको, जो कि एक बहुत बड़ा विषय रहता है बच्चों के बीच में। रिवीजन के लिए, अभ्यास के लिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि आप
त्रिस्तरीय रणनीति का इस्तेमाल करें। कुछ विषय होंगे जो आप पढ़ चुके होंगे, आप करंट अफेयर्स को पढ़ रहे होंगे, और यहां पर मैं बात किसकी कर रहा हूं, बात कर रहा हूं अभ्यास की, कि आपने सब पढ़ लिया है, अब इसको अभ्यास करना है, दिमाग में रखना है। तो ऐसे में त्रिस्तरीय रणनीति के अंदर में हम बात करते हैं सबसे पहले दैनिक अभ्यास की, फिर इसके बाद में हम इसे लेकर के जाते हैं साप्ताहिक स्तर पर, और फिर इसे हम लेकर के जाते हैं मासिक स्तर पर। दैनिक स्तर की अगर बात करूं मैं, तो दिन में 1 या 2 बार अभ्यास, या तो सुबह या तो एकदम शाम को, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं टॉपिक वाइज उनको लेकर के चले, क्रम में लेकर के चलेंगे। तो जो बात मैंने आपको बताई थी कि आपके मस्तिष्क में भी चीजें वो एकदम क्रम में ही व्यवस्थित होती हुई चली जाएंगी। तो अगर क्रम स्पष्ट रहेगा तो आपके लिए चीजों को जोड़ना, विकास क्रम को समझना आसान रहेगा हमेशा। सुबह आप 15-20 मिनट का समय निकाल लें, आप शाम को 15-20 मिनट का समय निकाल लें, जब भी आपको अच्छा लगे तब निकाल लें, लेकिन क्रम में पढ़ें। इसके अलावा फिर आप जब एक बार अभ्यास हो गया विषय का दैनिक स्तर से आगे बढ़ते हुए, तो फिर आप वीक में 1 बार इन चीजों को देखना शुरू करें। इसके बाद आप महीने में 1 बार इनको देखना शुरू करें। आप देख रहे हैं कि ये एक ही चीज आप बार बार दैनिक स्तर पर, साप्ताहिक स्तर पर, मासिक स्तर पर उसका अभ्यास कर रहे हैं, और ये चीजें धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में, आपके अवचेतन मस्तिष्क में स्टोर होनी शुरू हो जाती है। बिंदु कनेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, डॉट्स जुड़ने शुरू हो जाते हैं, और फिर यहीं से संयोग बनने शुरू होते हैं कि प्रश्न आया और आपने उसको बना दिया। तो ये एकदम से नहीं हुआ, आपने इसके लिए अभ्यास किया, और एक बार मासिक अभ्यास की प्रक्रिया से गुजरने के बाद आप 2-3 महीने में एक बार ये अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग अवधारणाएं हैं, उनके जो अनुप्रयोग हैं, ये स्पष्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं रणनीति श्रृंखला के अंतर्गत आज जो मैंने प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में चर्चाएं आपके साथ में की हैं, बात तो प्रारंभिक परीक्षा की ही करनी थी, लेकिन हमने इसको अन्य आयामों के साथ में भी जोड़ा, मुख्य परीक्षा में भी इनकी क्या उपयोगिता होती है उसके साथ में भी जोड़ करके इसको हमने देखा और समझा। मैं आशा करता हूं कि ये पूरी चर्चा आपके लिए उपयोगी रहेगी। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तो आपको सारे नोटिफिकेशन समय से मिलते रहेंगे। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरी क्लास में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।